नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। डेट है आज की 7 जुलाई 2025 और हम डिस्कस करेंगे वेरियस इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी सीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें या सीएपीएफ की बात करें या अदर वेरियस एग्जाम्स की बात करें जिनके अंदर करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सोर्सेज की बात करें तो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट से डेली करंट अफेयर अपना पीआईबी हो गए या फिर और अदर कहीं वेरियस सोर्सेज से जहाँ से भी एग्ज़ाम रिलेवेंट न्यूज़ उठाई जा सकती है। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला है सीएन रिवर, ये पेरिस के अंदर फ्लो करती है, फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे क्यों न्यूज़ में है ये। और डोनाल्ड जॉनसन एस्टोरेड न्यूज़ में है ये। ठीक है, क्यों न्यूज़ में इसके बारे में जानेंगे। एक रिवर है मनोरमा रिवर, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, गवर्नेंस के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, सीएम फार्म मेघालय की स्कीम है ये, वहाँ के सीएम ने अपने फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी फार्म इनकम को डबल करने के लिए स्कीम चलाई थी ये। इसको भी आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिक्स समिट जो है स्टार्ट हो चुकी है, 17th ब्रिक्स समिट ये ब्राज़ील के अंदर इस टाइम पे की जा रही है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँच चुके हैं। 5 देशों के विजिट पे थे और सबसे लास्ट में वो ब्रिक्स समिट में ही पार्टिसिपेट करने जा रहे थे ब्राज़ील के अंदर। तो क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम जानेंगे। केरला की आईएमआर स्टडी के बारे में केस स्टडी है एक, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये भी काफ़ी। इंडिया स्टोरी ऑफ ब्रिजिंग इनइक्वलिटी को ब्रिज करने की हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और गिनी कोफिशिएंट की अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, आपने पढ़े होंगे गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, इनके सब के बारे में हम जानेंगे। नेशनल बायो बैंक की सरकार ने नया एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्यों किया है। वर्ल्ड जूनोस डे 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसकी रिलेवेंस और यूएई गोल्डन वीज़ा। ठीक है, तो ये सब एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, रोड मैप तैयार हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम पढ़ेंगे टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब एक एक न्यूज़ को। सबसे पहले बात करेंगे सीएन रिवर की। ठीक है, सीएन रिवर की बात करेंगे। कहाँ बहती है ये, फ्रांस के अंदर बहती है। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको अब खोला जा रहा है, एक तरीक़ा से ओपन किया जा रहा है पब्लिक यूज़ के लिए। 1923 के बाद पहली बार इसको 2025 में करीब करीब 100 साल बाद इसको रीओपन किया जा रहा है पब्लिक के लिए। ठीक है, उससे पहले इसको बंद कर दिया गया था। और जब ओलंपिक 2024 हुए थे, पेरिस ओलंपिक, तो उस टाइम पे इसका क्लीन अप ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में थी काफ़ी। पेरिस फ्रांस का एक शहर है, उसकी राजधानी है, कैपिटल है उसकी, और वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्योंकि वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट होता रहता है। तो अभी 2024 में जब पेरिस ओलंपिक हुए थे तो यहाँ पर स्विमिंग की बात चल रही थी। जो स्विमिंग चैम्पियनशिप होगी ना, होनी थी, वो यहीं पे होनी थी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ का जो पानी था ना, जो इसका वाटर था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर था। देखा जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। क्यों थी, क्योंकि जो अर्बन सीवेज थे वहाँ के, ठीक है, पॉल्यूशन इशूज़ थे और मतलब हर प्रकार की गंदगी वहाँ में उसमें उस तरीके से उसमें मिली थी जब सैंपल उसका चेक किया था। ठीक है, तो उसके बाद फ्रांस की सरकार ने बोला कि हम इस रिवर को अपने को साफ़ करेंगे और इसको पब्लिक के लिए रीओपन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं पेरिस में सीन रिवर के बारे में। एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। ये है पेरिस अपना, ये है स्पेन। देखो, एक यूपीएससी में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है, कि नॉर्थ सी से कौन कौन सी, इनमें से कौन कौन सी कंट्री जो है नॉर्थ सी से लगती है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। तो उसका आंसर था जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इधर एक डेनमार्क है, वो भी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेरिस से कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करती है, तो आप बताइए इसमें से देख के। बेल्जियम कर रहा है, लग्जमबर्ग छोटी सी कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड कर रहा है, इटली कर रहा है और स्पेन कर रहा है। तो कितनी कंट्रीज़ होगी, 5 कंट्रीज़ होगी। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये रहा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, यूनाइटेड किंगडम के और पेरिस के बीच में है। ठीक है, ये रहा नॉर्थ सी। नॉर्थ सी यहाँ पे भी नॉर्थ सी है अपना, और ये इंग्लिश चैनल है। ये रहा एटलांटिक ओशन। ठीक है, फ्रांस अपना यहाँ से भी बॉर्डर करता है अटलांटिक ओशन से। और ये रहा मेडिटेरियन सी। ठीक है, बे ऑफ बिस्के अगर आपसे पूछ लिया कहाँ पे पड़ता है तो वो पता होना चाहिए, बे ऑफ बिस्के फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में फ्रांस में पड़ता है ये। अब ये आपने सबने जाना 5 कंट्री से बॉर्डर करता है, जर्मनी से बॉर्डर नहीं करता है फ्रांस, और इटली से करता है। ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन हो गया और इधर अपना मेडिटेरियन ओशन हो गया। ठीक है, नीचे
ये मेडिटेरियन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ सी है ऊपर इसका, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सीएन रिवर ये कहाँ, ये है सीएन रिवर, ये यहाँ से ओरिजिन होती है और ये इसका जो माउथ है ये अपना यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, ये इसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, ये इसका माउथ है कहाँ पे, इंग्लिश चैनल में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो सीएन रिवर एक बहुत मेजर रिवर है फ्रांस की, जो कि पेरिस के में से फ्लो करती है और एम्प्टी कहाँ होती है, ये अपना इंग्लिश चैनल में, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस की आफ्टर दिस रिवर। इसका नाम क्या है, लोअर, ठीक है। या कुछ भी वहाँ पे जो फ्रांस थोड़ी सी भाषा उसकी उनका उनका प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो जैसे भी उसको बोले उसे नाम याद रखना, लोअर, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि हिस्टोरिकल भी और कल्चरल बात करें तो पेरिस में ही बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली और फ्रांस के अंदर सिग्निफिकेंट हो जाती है। और नॉर्दर्न फ्रांस की अगर बात करें तो उसका बेसिन लार्ज पार्ट को कवर करती है, ठीक है। की फैक्ट्स की बात करेंगे तो 775 किलोमीटर लंबी है और नॉर्दर्न फ्रांस में से ट्रैवल करती है, फ्लो करती है इंक्लूडिंग पेरिस, ठीक है। सोर्स इसका सीएन है, एक छोटा सा गांव है एक बुर्गंडी रीजन में। अगर बर्गंडी रीजन की बात करें तो कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। और इसका जो माउथ है ये जहाँ पे अपना ड्रेन करती है ये है अपना इंग्लिश चैनल, ठीक है। एम्प्टी करती है ये अपना इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल हमने देख लिया। ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो नॉर्दर्न फ्रांस, मोस्टली जो नॉर्दर्न फ्रांस है उसमें जाके ये ड्रेनेज बेसिन है इसका। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मारने, ओसे, योने, यूर्स, एक बार बस नज़र मार लीजिए ये जो भी रिवर हैं इनके बारे में, ठीक है। मेजर इनलैंड वाटरवे है ये ट्रांसपोर्ट का, ये कनेक्ट करता है पेरिस को टू द सी विया पोर्ट ऑफ ली हैवरे, ठीक है। ली हैवरे एक इंटरनेशनल पोर्ट है, उसको ये कनेक्ट करता है पेरिस से, कौन, सीन रिवर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि थेम्स के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन था, वो थेम्स के बारे में पूछ लिया था कि कौन से ओशन में जाके वो ड्रेन एम्प्टी होती है वो जाके, ठीक है, माउथ कहाँ है उसका। दूसरा उसी में जाम्बेजी रिवर था, ठीक है। तीसरा उसमें शायद एक और कोई रिवर था जो अटलांटिक ओशन में जाके। चौथा उसमें एक था साउथ ईस्ट एशिया की रिवर थी, वो क्या नाम था उसका, आई थिंक इरावदी था, ठीक है। जो भी था देख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि कहीं से भी कौन सी जो रिवर है कहाँ से फ्लो कर रही है, कहाँ पे वो ड्रेन कर रही है और कहाँ उसका माउथ है, ठीक है। तो ये हमने जाना फ्रांस के बारे में। ये फ्रांस है और ये इसकी कैपिटल है पेरिस, और 5 जो देश हैं उनसे ये बॉर्डर करता है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली और ये अपना स्पेन, ठीक है। ये अपना 5 हो गए। इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, नॉर्थ सी यहाँ पर, अटलांटिक ओशन यहाँ पर, मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, ठीक है। ये हमने जाना और ये रही आपकी सीएन रिवर। बढ़ते हैं अगला टॉपिक, ये है एस्टोरेड, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डोनाल्ड जॉनसन एस्टोरेड, डोनाल्ड जॉनसन, ठीक है। ये रहा डोनाल्ड जॉनसन। ये न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि इसकी पहली बार कोई पिक्चर रिलीज़ हुई है, फर्स्ट इमेज पीनट के शेप में है, मूंगफली जैसे होती है ना, वो पीनट शेप इसको बताया गया है, ठीक है। पीनट शेप इसको बताया गया। किसने खोजा है इसको, इसको खोजा है लूसी मिशन ने, नासा का लूसी मिशन, ठीक है। लूसी मिशन का काम क्या है, लूसी मिशन का काम है, ये एक सोलर पावर मिशन है, ठीक है। सोलर पावर मिशन है, ये एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है ना उसको, ठीक है, जो ट्रैप हो रखा है प्लेनेट के ऑर्बिट में, जैसे ये प्लेनेट होता है, ठीक है। इसका एक ऑर्बिट होता है अपने, तो उस ऑर्बिट में एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, पता होगी एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, यहाँ मार्स है और ये अपना जुपिटर, तो इनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो यहाँ पर जितने भी एस्टेरॉयड हैं उनमें से ये एस्टेरॉयड, एक ट्रोजन एस्टेरॉयड जो है ये इसकी बेल्ट में, जो इसके ऑर्बिट में इस टाइम पे ट्रैप हो रखा है, तो उसको स्टडी करने के लिए जो लूसी मिशन है इसको लॉन्च किया गया था। तो इसने अपने लोरी इमेजर से, लोरी इमेजर है, ठीक है, उससे इसकी फ़ोटो ली है, हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो, हाई रेजोल्यूशन किसकी, एस्टेरॉयड की, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई जो डोनाल्ड जॉनसन, अगर न्यूज़ में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो डोनाल्ड जॉनसन है एस्टेरॉयड, ठीक है। कहाँ पर है ये अपना जुपिटर के पास, ठीक है, जो मार्स और जुपिटर के एस्टेरॉयड बेल्ट है वहाँ पर ये है, ठीक है। और जो ये लूसी मिशन है ये इसका काम यही है कि ये अपना जितने भी सोलर सिस्टम में अपना एस्टेरॉयड्स हैं उनके ओरिजिन के बारे में जानना, उनकी फॉर्मेशन के बारे में जानना, और जो उनके जो अनकवर क्लूज हैं सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के, उनके बारे में जानना इसका काम है, ठीक है। डोनाल्ड जॉनसन नाम याद रखना, ये एक पीनट शेप्ड एस्टेरॉयड है, ये नहीं आएगा पीनट शेप्ड आएगा, बस आपसे पूछेगा डोनाल्ड जॉनसन एस्टेरॉयड किसने खोजा, यहाँ पर कहाँ पर है,
या फिर ये नाम ही पूछ लेगा आपसे, डोनाल्ड जॉनसन ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अच्छा, ये एक न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ की डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा जी। नेहा शर्मा जी ने ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था अपने गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि वहाँ पर एक रिवर थी जिसका नाम था मनोरमा, ठीक है। वो मनोरमा रिवर नियरली वेनिश हो चुकी थी, और वो सिल्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, ठीक है। सिल्ट की वजह से फिर फ्लो नहीं हो पाता सिल्ट की वजह से, ठीक है। और इनक्रोचमेंट हो गई थी, सोर्सेज जो उसके थे वो ड्राई हो गए थे। तो इसका रिवाइवल करने के लिए ना वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने कम्युनिटी इंगेजमेंट का काम लिया। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। और उससे जो इस रिवर को ना एक तरीक़ा से क्लीन किया और इसको रिवाइव किया, ठीक है। रिवाइव किया जन आंदोलन के तौर पे, पब्लिक मूवमेंट के तौर पे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है मेंस के हिसाब से, कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या नहीं कर सकती। आप एग्जांपल में डाल सकते हो कि अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो रिसेंटली यहाँ फिर आप एथिक्स में डाल सकते हो ना, एथिक्स में डाल सकते हो डीएम नेहा शर्मा जी का काम, ठीक है। डीएम नेहा शर्मा जी का काम डाल सकते हो गोंडा डिस्ट्रिक्ट की, कि इन्होंने रिवर रिवाइवल में, मनोरमा रिवर रिवाइवल में जन आंदोलन का काम किया, और जो रिवर जो ड्राई हो चुकी थी, जिसके अंदर इंक्रोचमेंट हो गई थी, और उसको रिवाइव किया एक तरीके से। और कम्युनिटी एंगेजमेंट की तरफ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो डाटा को, ठीक है, या इस केस स्टडी को, केस स्टडी कहेंगे इसको, केस स्टडी को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रकार से, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो कितना जाना हमने, कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, एक ही चीज़ है ये। नेहा शर्मा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जन आंदोलन, और मनोरमा रिवर का रिवाइवल, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें, एग्जाम्पल सेट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़। अब बात करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 6 जुलाई को, ठीक है। ये हर साल 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली कोई जो रेबीज़ वैक्सीन थी उसका फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन किया था, किसके द्वारा, लुई पैस्चर के द्वारा, कब, 1885 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट रेबीज वैक्सीन का सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था 1885 को लुई पैस्चर द्वारा, इसीलिए इसको वर्ल्ड जूनोस डे कहा जाता है। रेबीज़ फैलती है, ठीक है, बंदरों से, कुत्तों से इंसानों में, ठीक है। तो उसकी एक वैक्सीन बनाई थी लुई पैस्चर द्वारा 1885 में, इसीलिए इस दिन को घोषित कर दिया गया था कि भाई हम इस दिन को वर्ल्ड जूनोसिस डे के तौर पर बनाएंगे, ठीक है। अभी बात करें डाटा की छोटे से, कि पहले जानते जूनोसिस डिसीज़ होते क्या है। इन्फेक्शस डिसीज़ है जो नेचुरल ट्रांसमिट होती है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। जैसे कि रेबीज़ हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कोविड-19 सबसे बड़ा एग्जांपल था। जो बच्चे नहीं जानते, जिनको रेबीज़ नहीं पता हो सकता है बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता, बर्ड फ्लू को नहीं पता, नीपा वायरस नहीं पता, तो उनको कोविड-19 तो पता है ना, कि ये कोविड-19 कैसे पता है। हर किसी को पता था कि ये उस टाइम पे न्यूज़ चलती थी कि चाइना जो है बैट खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, उससे फैला है, ये बहुत सारी न्यूज़ थी। तो ये है कि जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ जो नेचुरल ट्रांसफर करती है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। ग्लोबल बर्डन की बात करें तो 60% जो ऑल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, और जो इमर्जिंग डिजीज़ हैं इन्फेक्शियस, उनका 75% वो जूनोटिक ओरिजिन में है, ठीक है। जूनोटिक ओरिजिन है उनका, और ये आज के टाइम पर ना बहुत बड़ा मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है, ठीक है। अगर बात करें कॉजेज़ की और रिस्क फैक्टर्स की, तो कॉजेज़ क्या क्या हैं जूनोटिक डिजीज़ के। सबसे पहले तो है डिफॉरेस्टेशन। क्यों है डिफॉरेस्टेशन, उसके बताते हैं। फिर है वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इंटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग, हैबिटेट इंक्रोचमेंट और क्लाइमेट चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, जंगल में हज़ारों स्पीशीज़ हैं, लाखों स्पीशीज़ है जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। अमेज़न जंगल हो गया, उसके अंदर अभी भी ना जाने कितनी स्पीशीज़ हैं जिनको पता ही नहीं है। इवन जो ट्राइब्स अंदर रह रही है अमेज़न जंगल में, उनको भी नहीं पता है कि बाहर ऐसी कोई सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी है। तो सोचिए कि कितने जानवर हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, जिनको पता ही नहीं है, जिनकी हमें नहीं पता। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, उनकी हैबिटेट में इंक्रोचमेंट करेंगे, तो बेसिक सी बात है ना कि उनकी जो बीमारियां हैं जिनसे हम इम्यून नहीं हैं अभी तक, वो हमको जाके हम इनसे इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन इसलिए बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड आपने देखा होगा, एरोप्लेन्स में या कहीं और ट्रैवल करते हैं तो एक तरीक़ा से एक्जॉटिक स्पीशीज़ के नाम पे ट्रेड करते हैं, टर्टल्स का,
स्नेक्स का और अलग अलग वेराइटीज़ के बर्ड्स का। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कारण हैं एक तरीक़े से अपना जूनोटिक डिजीज़ की। भारत सरकार की बात करें तो भारत ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क, वन हेल्थ वन अप्रोच अपनाया है, ताकि इस चीज़ को एक दोनों को साथ मिलके, एनिमल और ह्यूमन को दोनों को साथ मिलके एक होलिस्टिक मैनेजमेंट तैयार किया जाए टू प्रिवेंट डिजीज़, ताकि ये जो जैसे कोविड जैसा कोई महामारी हमारे देश के अंदर और विश्व के अंदर फैली, आगे जाके ऐसा कोई काम ना हो। ठीक है, तो भारत सरकार ने वन हेल्थ अप्रोच जो है अपनाई है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके जूनोटिक डिजीज़ को। ठीक है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीज़। अब बात करते हैं पॉलिसी एंड प्रिपेयर्डनेस की, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, सेंटर है ये नेशनल लेवल पे, वो रन करता है प्रोग्राम्स किसके लिए, जूनोटिक डिजीज़ के लिए, सर्विलेंस के लिए। ठीक है, और इंडिया जो है वो WHO की एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो मॉनिटर करता है जूनोटिक थ्रेट्स को, उसका भी पार्ट है। ठीक है, आल्सो पार्ट। ठीक है, तो ये सब हमने जाना जूनोटिक डिजीज़ के बारे में, और ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, आप इसको एज अ इंट्रो यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये करीब करीब 80 वर्ड्स तो हैं ही, तो आगे भी कोई टॉपिक आता है तो हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मेन था कि अपना वर्ल्ड जूनोसिस डे की बात करें तो 6 जुलाई को मनाया जाता है, और रीज़न इसका यही है कि पहले टाइम पे कोई फर्स्ट रेबीज़ वैक्सीन जो थी उसका सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था लुई पेश्योर के द्वारा। ठीक है, और डाटा की बात करें तो मोर देन 75% ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ आर जूनोटिक नेचर। जो इमर्जिंग डिजीज़ है ना, इमर्जिंग, वो इस टाइम पे 75% का आप मान के चलो कि इतना डाटा तो बोल के चल रहे हैं कि ये जूनोटिक डिजीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में और जूनोटिक डिजीज़ के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है ना, ये मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको मेंस एनरिचमेंट में, आपने आंसर राइटिंग में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें NGO की या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, या फिर एक केस स्टडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसको। या बहुत अच्छा तरीका है कि अगर रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उसका कैसे 360 डिग्री उसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। इवन जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उनके बच्चों पे भी पड़ेगा। अब कैसे, एक अम्ब्रेला मेकिंग यूनिट है केरला की। ठीक है, उसने क्या किया है, हेल्प किया है रिड्यूस करने में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या न्यूज़ थी, ये प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसको एक कंसिडर किया था इस चीज़ को, और इसको अप्रिशिएट किया था मन की बात में भी। ठीक है, इसको लेकर आए थे वो प्लेटफॉर्म पे, अपने पे डिस्कस किया था, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए पब्लिक में। केरला की अट्टापट्टी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू मैटरनल मेल न्यूट्रिशन। वहाँ की जो औरतों के अंदर मेल न्यूट्रिशन देखा गया था पास्ट के अंदर, तो ये उस टाइम पे हाई इन्फेंट डेथ्स वहाँ पे देखी जाती थी। उसके बाद वहाँ पे एक NGO स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2014 में। वो NGO का काम क्या था, वो काम करती थी अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग का। उन्होंने क्या किया कि जो वुमेन थी उस एरिया की, उनको रोज़गार दिया, एम्प्लॉयमेंट दी। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो महिलाएं थी, वुमेन थी, उनकी इनकम और हेल्थ दोनों में इम्प्रूवमेंट हुई। स्टार्ट हुआ था ये 50 वुमेन से, अब उसमें जो है 360 350 जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनको ट्रेन किया जा चुका है। ठीक है, और अभी तक 3 लाख करतुम्बी अम्ब्रेलाज, इन जो अम्ब्रेलाज का नाम है उनका नाम है करतुम्बी अम्ब्रेलाज, वो अब तक बने जा चुके हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन अब तक हो चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर महिलाओं को जो रोज़गार मिलेगा, ठीक है, ये महिलाएं हैं, इनको अगर रोज़गार दिया जाएगा तो ये माल न्यूट्रिशन को अपने को फाइट कर सकती हैं, खाने पीने पे एक्सेसिबिलिटी होगी, अच्छी डाइट लेंगी, अच्छा खाना खाएंगी। ट्राइबल वुमेन है, ठीक है, खाना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, पॉवर्टी कोई चीज़ होती है, माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस NGO की मदद से वहाँ के महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला, और एम्प्लॉयमेंट मिलने से उनको अपना खाना और फूड, न्यूट्रिशन, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनकी पूरी हुई। और इससे क्या हुआ, जो बच्चे पैदा हुए, जो इन्फेंट्स जो थे उनके, ठीक है,
इन्फेंट्स जो थे उनकी जो मॉर्टेलिटी रेट थी उसमें कमी आई, ठीक है, उनमें कमी आई। अब बात करते हैं IMR की। IMR छोटा सा डाटा हम जान लेते हैं, इनको नहीं पता, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जो एकदम नए भी बच्चे हैं UPSC की प्रिपरेशन में वो भी अच्छे से जान पाएँ छोटी से छोटी बारीकी को। हो सकता है आपको पता हो IMR क्या होता है, लेकिन बहुत से को नहीं पता होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इन्फेंट्स होते हैं जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, पर 1000 बर्थ की अगर बात करें तो कितने बच्चे ज़िंदा रह रहे हैं, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू पुअर मैटरनल हेल्थ, ड्यू टू टाइमली हेल्थ केयर एक्सेस, यही सब रीजंस होते हैं, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, इसको कहते हैं IMR, इन्फेंट्स नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर, ठीक है, इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो क्वेश्चन अगर आपको स्टार्ट भी करना हो IMR के ऊपर तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। बात करते हैं अब डाटा की, बात करते हैं कि 2023 में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो सर्वे हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि इंडिया का जो IMR है वो 26 है पर 1000 बर्थ, ठीक है, 26 है पर 1000 बर्थ, ये नेशनल एवरेज है। लेकिन ये आप बात करें इम्प्रूवमेंट की तो पहले तो ये 80 था, 1990 की बात करें पहले 80 था, अब ये 26 है। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जो है पब्लिक हेल्थ में देखी गई है। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जो केरला है उसके अंदर लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट आज भी ऐसी हैं केरला के अंदर जहाँ पर अगर सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। तो यही इसी एरिया की इसलिए बात की गई थी, अट्टापट्टी के ट्राइबल एरिया जहाँ पर हाई इन्फेंट डेथ दिखी गई थी, ठीक है। लेकिन केरला की बात करें एज अ स्टेट नेशनल लेवल पे तो केरला का जो है लोएस्ट IMR देखा गया है। हाईएस्ट IMR है अपना मध्य प्रदेश के अंदर, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अंदर वही इंडिकेट्स करता है ये रीजनल हेल्थ इनइक्वलिटीज़ को। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है। मेजर कॉजेज़ तो वही है, प्री मैच्योर बर्थ्स हो जाना, ठीक है, लो बर्थ वेट होना, न्योनेटल इन्फेक्शंस होना, माल न्यूट्रिशन होना, पुअर मैटरनल हेल्थ होना, लैक ऑफ टाइमली हेल्थ केयर एक्सेस होना, यही सब रीजंस होते हैं। एक बच्चा जब नहीं रह पाता 1 साल के अंदर अंदर, खाना नहीं मिल रहा है, कोई बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिला, जो माएँ हैं, जो मदर्स हैं वो टाइमली खाना नहीं खा रही तो वो बच्चों को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाएंगी। तो यही सब रीजंस हैं, ठीक है। पॉवर्टी हो गई, लो फीमेल लिटरेसी और इनएडिक्वेट सैनिटेशन की बात करें, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें मेनली वुमेन की, ठीक है। ये रीजंस कुछ होते हैं। बात करें स्टेप्स की तो कुछ की स्कीम्स हैं जैसे कि जनानी सुरक्षा योजना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवर्स कराने के लिए, पोषण अभियान न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, RMNCH+A स्कीम है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड प्लस एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI की बात हमने शायद पहले भी की थी किसी आर्टिकल में, ये वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने टॉपिक आपको बताया, मैं चाहता तो इनको और भी चीज़ें बता सकता था, क्या क्या रीजंस और होते हैं, लेकिन मेरा ये था कि आप इसको ना एज अ केस स्टडी याद करें, ठीक है। एज अ केस स्टडी याद कर रखोगे ना तो आपका जो आंसर है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। +1 +2 यही मार्क्स होते हैं जिसमें सिलेक्शन रह जाता है। तो ये मेंस में आप इसको एनरिचमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ ये रही कि मिनिस्टर जो हैं मेघालय के एक मिनिस्टर हैं मार्क्यूस मारक, उन्होंने CM फार्म जो योजना है उसको गेम चेंजर बताया मेघालय के लिए, ठीक है। ये स्टेट की ही स्कीम है। हम स्टेट की स्कीम क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की स्कीम है, ठीक है। दूसरी बात ये फार्मर से रिलेटेड है, तो फार्मर से कोई भी स्कीम अगर रिलेटेड होती है तो हम उसको किसी और स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करके फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ना। तो इसलिए ऐसी जो स्कीम्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं डिस्कस करना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और आपसे कहीं पूछ लिया बाई चांस CM फार्म प्लस स्कीम कौन से स्टेट से, बाई चांस किसी स्टेट पीछे में आ गया, पता होना चाहिए कि मेघालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने बोला है कि ये जो स्कीम है ये गेम चेंजर साबित होगी मेघालय के किसानों के लिए, जो कि बूस्ट करेगी फार्मर्स की इनकम को। जैसे कि उसमें जो
क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि कार्डेमम हो गया, सिनेमन हो गया, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ये वहाँ के जो सीएम हैं कोनार्ड संगमा जी, उन्होंने बोला है कि हम मेघालय को ना 90,000 करोड़ की इकोनॉमी बनाएंगे। 90,000 करोड़ बहुत हो जाता है एक स्टेट के लिए, और वो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं मेघालय की, तो वो बहुत अपने आप में एक एप्रिशिएशन का काम हो जाता है कि आप इतना अच्छा सोच के चल रहे हो। तो उसी स्कीम में अगर सीएम फार्म प्लस की बात करें तो ये स्कीम एक तरीक़ा से माइलस्टोन साबित हो सकती है, ठीक है। छोटा सा एक इंट्रो जान लेते हैं। ये लॉन्च की थी सीएम कोनार्ड के संगमा ने, ठीक है, सीएम फार्म प्लस इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव वही था, प्रमोट करना हाई वैल्यू क्रॉप्स को, डबल करना फार्मर्स की इनकम को मेघालय के अंदर। मेघालय की बात हो रही है, सपोर्ट प्रोवाइड किया थे। अब आप इन सब चीज़ों को ना मेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि भाई किसानों की अगर आपको सपोर्ट कोई प्रोवाइड कराई जाए, फार्मर्स को उनकी इनकम को डबल करने के लिए, तो आप कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से इनिशिएटिव सपोर्ट आप प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ पर मेघालय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मैं आपको एक नेशनल लेवल पे अगर यूपीएससी में आंसर राइटिंग की बात करूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फार्मर्स विल रिसीव सपोर्ट, एड फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स फार्मिंग, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है, नॉलेज ट्रांसफ़र होना चाहिए साइंटिस्ट टू फार्मर, पीएम किसान, कृषि ऐप, ठीक है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल दिया जाना चाहिए, फार्म इनपुट्स प्रोवाइड कराने चाहिए, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र्स की बात करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, जैसे कि कृषि पीएम किसान, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उसके अंदर। तो आप इसको मीन्स में भी यूज़ कर सकते हो। मेघालय की बात करें तो 70% पॉपुलेशन वहाँ की उस पे है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्रूशल हो जाता है ओवरऑल वेलबींग के लिए, ठीक है। एम वही है सीड क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अवेलेबिलिटी कराना और इंश्योर करना टाइमली और हाई क्वालिटी सीड्स का। और क्रॉप्स इसमें कवर्ड हैं ब्लैक पेपर, सिनेमन, कैशू, पाइनएप्पल, कॉफ़ी और कोकोआ, ठीक है। अब ये एक छोटी सी मैं यहाँ पर बताता हूँ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। ये आप मेंस में ना यूज़ करना है इस चीज़ को, कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है ना वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए विलेज बाय विलेज बेसिस पे। देखो मैं आपको ना इसको पढ़ाने का ना मैं रीज़न बताता हूँ। जो फार्मर है ना, ठीक है, या जो फार्मिंग है, ये यूपीएससी के लिए ना बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, और भारत सरकार के लिए भी। ये जैसे इनिशिएटिव है ना विलेज बाय विलेज बेसिस, आप समझ रहे हो, एकदम ना ग्रास रूट लेवल पे बात हो रही है यहाँ पे, ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, अप्रोच एकदम नीचे की बात हो रही है, डाउन की, ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है। कोई भी स्कीम हो, किसी को भी फ़ायदा अगर पहुंचाना हो, कोई वल्नरेबल सेक्शन की बात करो, वुमेन की बात करो, ट्राइब्स की बात करो, तो एकदम ज़मीनी बात होना चाहिए विलेज बाय विलेज बेसिस पे, ठीक है, जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, तभी असली फ़ायदा पहुँचेगा बेनिफिशरीज़ को, ठीक है। ये मेरे को पढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ताकि हम एक स्टेट के पर्सपेक्टिव से जान सकें, एक विलेज के पर्सपेक्टिव से जान सकें कि जो स्कीम है अगर उसका फ़ायदा पहुंचाना है बिल्कुल लास्ट तक, तो हमको एकदम ज़मीनी ग्रास रूट लेवल की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, विलेज बाय विलेज बेसिस, कंप्रीहेंसिव इन्वॉल्वमेंट एंड कलेक्टिव बेनिफिट, ठीक है। ये हमने पढ़ा सीएम फार्म इनिशिएटिव के बारे में। अगर कहीं पे आपको मेंस में अगर आपको इसका डाटा यूज़ करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हाई पेपर जो हाई क्रॉप्स थी, हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि ब्लैक पेपर, सिनेमन, कैशू, पाइनएप्पल, कॉफ़ी, कोकोआ। अब मुझे एक बात बताइए, गेहूँ, वीट की बात करें, राइस की बात करें, राइस में तो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो मीथेन गैस है वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है राइस की फार्मिंग से। अगर हम ये हाई वैल्यू क्रॉप्स अगर इनकी फार्मिंग की जाए तो फार्मर्स की इनकम डबल होना तय है, और इनसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ज़्यादा पानी का यूज़ भी नहीं होता है, वाटर, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में इस टॉपिक को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले यूएसए में जो गोल्डन वीज़ा, ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प वीज़ा करके मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी आपको द इंडियन एक्सप्रेस की, काफ़ी और भी न्यूज़ थी। तो यूएई भी ऐसा ही एक वीज़ा ले आया है, यूएई गोल्डन वीज़ा ले आया है अपना,
किसके लिए मेनली ये वीज़ा ना दो ही देशों के लिए, जैसे कि अपना इंडियंस के लिए, बांग्लादेशीज के लिए, क्योंकि वही इंडियंस और बांग्लादेशीज ही उनमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे एज ए माइग्रेंट्स। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं वहाँ पे, तो उन्हीं के लिए ना लाइफ टाइम वीज़ा लेकर आए हैं। 23,30,30,000 कुछ रुपये में एप्लीकेबल हो जाएगा। वन टाइम फ़ी है, ये लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो इसको। लेकिन ये जो वीज़ा है ना, ये नहीं है कि आप कोई भी इंसान जाके ले ले। ये जो लोग होंगे ना, जो लेने वाले होंगे, उनको नॉमिनेट किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा किसके ऊपर, पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूएईज कल्चर, ट्रेड, साइंस, फाइनेंस, स्टार्टअप, प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, भारत में ना नागरिकता दी जाती है इन्हीं बेसिस पे, साइंस के बेस पे, कल्चर, सिटीजनशिप दी जाती है, आपको पता ही है सिटीजनशिप। तो उसमें भी तो यही होता है ना कि कौन प्रमोट कर सकता है हमारे लिटरेचर को, हमारे साइंस को, हमारे आर्ट्स को। तो इस तरीक़ा से ये, लेकिन वो सिटीजनशिप्स की बात होती है, यहाँ पर वीज़ा की बात कर रही हैं। ठीक है, वीज़ा किसके ऊपर, कल्चर को प्रमोट करेगा कौन, नॉमिनेट किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा, और इतनी वन टाइम पेमेंट में एक तरीक़ा से ले सकते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने बस बताने के लिए बता दिया कि किस तरीक़ा से कंट्री यूज़ कर रही हैं। अमेरिका हो गया या वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सब सीख तो एक दूसरे से लेते हैं। ये यूएई ने भी कर दिया स्टार्ट कि आप किस तरीक़ा से माइग्रेंट्स को यूज़ कर सकते हो अपनी इकोनॉमी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला है कि ये हमको साल का $1 ट्रिलियन पता नहीं कितना रुपए देंगे हमको, या उन्होंने इतना टारगेट बना के चला है $1 ट्रिलियन का। ठीक है, $1 ट्रिलियन का। तो ये हम समझ सकते हैं इस तरीक़ा से कि किस तरीक़ा से जो सरकारें हैं, जो देश हैं, वो एक अपना यूज़ करने के लिए ही, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक। ये पीआईबी की न्यूज़ है। ठीक है, पीआईबी की न्यूज़ है, इंडिया स्टोरी ऑन ब्रिजिंग इनइक्वलिटी। ठीक है, इंडियन ग्लोबल स्टैंडिंग ऑन इनइक्वलिटी। इंडिया की जो रैंक है ना, 4th है ये ग्लोबली। किस चीज़ में, मैं बताता हूँ आपको। इनकम इक्वलिटी जो है ना, इनकम इक्वलिटी, एक अमीर है, वो कमा रहा है 2,000 रुपये दिन के, और एक गरीब है, ठीक है, ये कमा रहा है 100 रुपये रोज़ के। ये जो इनकम इनइक्वलिटी है ना, इंडिया ने इसको ब्रिज को जो है गैप किया है, ये बोल रहे हैं ऐसा। इसको जो गैप है उसको ब्रिज किया है, जो गैप है उसको ब्रिज किया है। मैं आपको बहुत आम भाषा में समझा रहा हूँ कि जैसे आप मान सकते हैं कि जो 2,000 ये कमा रहा है, तो ये अभी 1,000 रुपये कमा रहा है। आप इसको इतना अंदाज़ा मान के सकते हैं, या फिर ये 1,500 कमा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 25.5% इसका 25.5 गिनी स्कोर है। आपने गिनी कोफिशिएंट पढ़ा होगा, हम छोटा सा बता भी देंगे। लॉरेंस कर्व आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इकोनॉमी के कंसेप्ट है ये। तो पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। भारत में जो अमीर और गरीब जो इनकम शेयर करते हैं ना, जो इनकम शेयर करते हैं, उनके बीच में जो गैप है ना, डिफरेंस, वो कम किया है भारत सरकार ने। यही रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, और यही ये न्यूज़ है। भारत की जो रैंक है वो 4th है ग्लोबली, 4th है ग्लोबली। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और जो ये 3 कंट्रीज़ हैं आगे, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस है। ठीक है, ये हैं ऊपर। बाकी इंडिया है 4th नंबर पे। ये अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मैंने क्या बताया आपका, जो इनकम इनइक्वलिटी है उसको कम किया है भारत सरकार ने अपने एफर्ट्स के द्वारा, इनिशिएटिव्स के द्वारा, स्कीम्स के द्वारा, जिनके बारे में हम बात करेंगे इसी टॉपिक में आगे बढ़ के। तो ये हमने जाना। गिनी कोफिशिएंट का जो स्कोर है, गिनी का स्कोर है, वो है 25.5 का। और ये 4 कंट्रीज़ हैं इंडिया से जो आगे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और इंडिया है 4th नंबर पे। ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करें तो ये चाइना का स्कोर है 35.7 का। ये स्कोर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा स्कोर उतनी ही ज़्यादा इनइक्वलिटी। ठीक है, और जितना कम स्कोर उतनी कम इनइक्वलिटी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है चाइना के लिए। इनका जो स्कोर है 35.7, इसका मतलब ये कि इनके देश में अभी भी इनइक्वलिटी ज़्यादा है। हमारे देश में इनइक्वलिटी ज़्यादा दूर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इनकी इनकम इनइक्वलिटी 41.8 स्कोर है। आप समझ रहे हो कि हम इनसे कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो आज अभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं G7 की या G20 की, तो सबसे बेस्ट स्कोर हमारा ही है इंडिया का। ये अपने आप में बहुत एक अच्छी अचीवमेंट इसको कह सकते हैं। इंडिया एक ग्रुप है जो कैटेगरी है मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी, मॉडरेटली लो। ठीक है, मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी कैटेगरी में आते हैं, जो इतने में आती है 25 से 30 के बीच में। ठीक है,
और ज्वाइनिंग करना चाहता है बहुत जल्दी ये लो इनइक्वलिटी ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे एफर्ट्स तो आप देख ही रहे हैं ना कि पहले तो 2011 की बात करें तो स्कोर था 28.8 और अभी की बात करें तो 25.5 स्कोर है ना। तो इम्प्रूव तो हम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम लो इनइक्वलिटी ग्रुप में आ जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो की ड्राइवर कौन कौन से रहे हैं इस इनइक्वलिटी को कम करने के लिए, ये जो असमानता है ना अमीर और गरीब के बीच में अगर बात करें तो इनकम में, तो इसको कम करने के लिए जितने भी हमारे की ड्राइवर्स हैं उनकी बात करते हैं। पहली बात तो देखते हैं 171 मिलियन करीब 17 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है सरकार ने 2011 से 2023 के बीच में। 17 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट ये एक डाटा एक तरीक़ा से थ्रेशोल्ड एक तरीक़ा से मापने का तरीका है कि पर डे इतना आप कमा पा रहे हो नहीं कमा पा रहे। अगर पर डे $2.15 अगर आप कमा पा रहे हो, पहली का ही है ओल्ड थ्रेशोल्ड, नए थ्रेशोल्ड में अपना 3 आ जाता है, $3 पर डे। ओल्ड थ्रेशोल्ड की बात करें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की ये शार्पली डिक्लाइन की गई थी। पहले ये 16% थी 2011-12 में, अब ये 2.3% रह गई है 2022-23 की बात करें यूजिंग द ओल्ड थ्रेशोल्ड। $2.5 इतने लोग इतने $2.5 दिन के कमा रहे हैं। अभी नए थ्रेशोल्ड की बात करें जो कि है $3, इससे तो ज़्यादा ही है ना, 0.75, ठीक है, $0.75 ज़्यादा है। तो नए थ्रेशोल्ड की बात करें जो कि इफ़ेक्टिव हुआ जून 2025 से, उससे भी पॉवर्टी रेट जो है वो 5.3% डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये समझने में काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ। क्राइटेरिया है वर्ल्ड बैंक का कि जो लोग $2.15 पर डे अगर आप वो कमा रहे हैं तो वो इसमें उनको समझा जाएगा कि ठीक है ये अपना इस प्रकार की पॉवर्टी में आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रकार की में। तो भारत में ऐसे लोग अब 2.3% ही रह गए हैं, पहले 16% थे। आप इस चीज़ को समझिए कि पहले ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थे जो दिन का $2.25 भी नहीं कमा पाते थे। अब ऐसे डॉलर सिर्फ 2.3% ही रह गए हैं, 2.3% ही रह गए हैं जो दिन का $2.15 कमा पाते हैं। और अब बात करते हैं $3 की, तो वो और भी ज़्यादा कम हो गए हैं, ठीक है। आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं गिनी इंडेक्स की, एक ये थोड़ी सी इकोनॉमिकल टर्म है। ये एक क्या करता है कि ये कंपेयर करता है, ठीक है, ये मेज़र करता है इनकम को, वेल्थ को, कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन को। 0 की बात करें तो परफेक्ट इक्वलिटी होती है और 100 की बात करें तो एब्सोल्यूट इनइक्वलिटी होती है। गिनी कोफिशिएंट की आपने बात की, गिनी कोफिशिएंट क्या है? गिनी कोफिशिएंट एक नंबर है, नंबर वो क्या बताएगा, अगर 0 होगा तो इक्वल है, 1 होगा तो अनइक्वल है, ठीक है, इनइक्वल है। तो यही है गिनी कोफिशिएंट। आपने पढ़ा होगा लॉरेंस कर्व, ये ऐसे, ठीक है। अगर ये लॉरेंस कर्व नीचे की तरफ होता है, देखो ये 45 डिग्री पे जो है ना ये बराबर होता है, ठीक है, सब इक्वल होते हैं बराबर। अगर ये नीचे रहेगा, सब बराबर का मतलब होता है सबकी बराबर है इनकम, ठीक है, 45%। अगर ये नीचे होता है तो इनइक्वलिटी होती है कम, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इनइक्वलिटी होती है ज़्यादा। ये लॉरेंस कर्व है, ठीक है। ये कर्व क्या बताता है? ये बताता है कि पुअरेस्ट से रिचेस्ट तक कितना % इनकम शेयर करते हैं, ठीक है। अगर बराबर हो तो 45% की लाइन होगी, नहीं तो नीचे जाएगी, ठीक है, ये हमने जाना। और गिनी कोफिशिएंट क्या है? ये एक नंबर है जो बताता है इनइक्वलिटी कितनी है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वल और 1 मतलब परफेक्टली अनइक्वल, ठीक है। ये हमने बहुत आसान शब्दों में जाना। अब बात करते हैं कौन कौन सी जो स्कीम्स थी भारत सरकार की जिनके इस्तेमाल से, जिनके यूज़ से ये जो काम है ये पॉसिबल हो पाया, ये हमको जानना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी। तो पीएम जनधन योजना, पीएम, ये मेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। पीएम जनधन योजना ने क्या किया, इसने करीब करीब 50.69 करोड़ अकाउंट जो खोले, जून 2025 की बात करें तो फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ा दिया। बेसिक सी बात है, अकाउंट्स खोलेंगे तो फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ेगा। पहले तो अकाउंट ही नहीं होते, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना स्टार्ट किया, ठीक है। आधार दिया, डिजिटल आइडेंटिटी दी,
142 करोड़ आधार इशू किए गए हैं जुलाई 3, अगर 4 दिन पहले की बात करें तो। ये भारत की जो वेलफेयर डिलीवरी है ना, उसका बैकबोन है आधार, ठीक है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करो, ये रहा डायरेक्ट बेनिफिट, उसका जो बेस है ये आधार ही तो है। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसका बेस है आधार कार्ड और डिजिटल आइडेंटिटी। तो 142 करोड़ आधार जो हैं अब तक इशू हो चुके हैं, ठीक है। और ये बैकबोन है किसका? एफिशिएंट वेलफेयर डिलीवरी का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करें तो इसने जो पेमेंट्स है ना, वेलफेयर पेमेंट्स, पीएम किसान की बात करें, ठीक है, विधवा पेंशन की बात करें, विडो पेंशन की, या कुछ स्कीम्स की बात करें, पीएम किसान की बात करें, तो ऐसी जो स्कीम्स थी, वेलफेयर स्कीम्स थी, उनको स्ट्रीमलाइन किया। पहले तो मिडलमैन बीच में से हटाया। अब जब मिडलमैन बीच में से हटाया तो कितने लाख करोड़ रुपए सेव हुए? 3.48 लाख करोड़ सेव हुए हैं इससे। जो मिडलमैन की बात करें या जो बीच में वो नहीं पहुंच पाते थे उन तक वो स्कीम्स के पैसे, तो ये जो पैसे हैं बजट होता है देशों का, कई राज्यों का, भारत में इतना बजट होता है, तो इतने पैसे बचाए हैं अब तक की बात करें तो, जब से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। आयुष्मान भारत की बात करें, इनइक्वलिटी कब होगी? पैसा नहीं होगा, बीमारी होगी, ठीक है, कोई डिजीज़ है, तो सरकार ने उसके लिए भी स्कीम चलाई है आयुष्मान भारत। क्योंकि आप कहते हैं कि एग्जाम्पल कहते हैं कि आप बैंकरप्सी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर हो, बैंकरप्सी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर होता है इंसान, ऐसा कहा जाता है। मेडिकल्स इतनी फैसिलिटीज़ इतनी महंगी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही फैसिलिटी आपको दिखती है जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं, उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं। तो इसलिए कहते हैं सरकार ने आयुष्मान भारत जो है हेल्थ कवरेज को कितना बढ़ा के कर दिया है, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली के लिए, ठीक है। ओवर 413 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू हो चुके हैं, 413 करोड़ आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान वाय वंदना स्कीम है, ये एक्सटेंड की गई है कवरेज टू ऑल सिटीजन एज 70 एंड अबव। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कोई इंश्योरेंस लेने जाएंगे ना, आप कभी देखना, अगर 60+ एज होती है ना, या 65+ एज होती है, इंश्योरेंस नहीं देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देंगे किसी को भी, क्योंकि वो कहते हैं कि इनके पास कितना जीवन है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एक समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, इसीलिए वो हेल्थ स्कीम नहीं देते। सरकार ने क्या चलाया यहाँ पे? आयुष्मान वाय वंदना स्कीम। किन के लिए? 70+ एज के जो बुज़ुर्ग हैं, लोग हैं, उनके लिए, ठीक है, सिटीजन्स के लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लॉन्च किया है, इसमें 79 करोड़ हेल्थ अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करें, आधार की बात करें और पीएम जनधन की बात करें, तो हर किसी में एक अचीवमेंट अपना लेके चल रही है सरकार। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये क्या करेगी? ये लोन देगी, ये 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। किसके लिए? SC STs के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जो SC STs हैं और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए सरकार स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर आई है। सिर्फ वल्नरेबल सेक्शन जो SC STs और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, और अभी तक 2.7 लाख जो एप्लीकेशंस हैं वो सैंक्शन हो चुके हैं। टोटल की बात करें तो 62,807 करोड़ रुपीज़ अब तक जो है सैंक्शन हो चुके हैं, दे चुकी है सरकार, डिसबर्स हो चुका है इतना अमाउंट। तो जुलाई 3, 2025 की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, ये कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। 80.67 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं। फूड ग्रेन्स दिए गए थे, फ्री फूड ग्रेन्स दिए गए थे, आपको भी पता होगा, न्यूज़ में पढ़ते थे आप। पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये सपोर्ट करेगी आर्टिसंस को विद कोलेटरल फ्री लोन्स, टूल किट्स, डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट। अभी तक रजिस्ट्रेशन की बात करें तो करीब करीब 30 लाख रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं, 30 लाख रजिस्ट्रेशन। तो भारत सरकार अपने आप में अचीवमेंट बना के चल रही है, माइलस्टोन सेट करके चल रही है, तभी जो ये इनकम इक्वलिटी हम चाइना और USA जैसे कंट्रीज़ को सरपास कर गए और हम टॉप 4 में आ चुके हैं। उसके लिए आप मेहनत देखिए ना सरकार कितना मेहनत करके चल रही है। तो ये सब हमने पढ़ा, ये सब हमने जाना, इनकम इनइक्वलिटी को कम करने के लिए सरकार ने जो गैप को ब्रिज करने के लिए, गैप को भरने के लिए जो सरकार ने स्कीम चलाई, इनिशिएटिव लिए, वो हमने इस तरीक़ा से समझा। 250 वर्ड का आंसर आप आराम से लिख सकते हो यहीं से ही। समझाने में मुझे नहीं लगता मैंने कोई कमी छोड़ी है, फिर भी आपको लगता है तो वीडियो को दोबारा देखिए 1.5x की स्पीड पे, अच्छे से समझिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है।
ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, ठीक है, नेशनल बायो बैंक एट CSIR-IGIB दिल्ली। IGR का मतलब क्या होता है? IGIB का इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। नेशनल बायो बैंक और लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डाटा स्टडी लॉन्च की गई है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल बायो बैंक की। ये क्या है? ये भारत का पहला पर्पज़ है, अभी पर्पज़ है बिल्ड करना इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म हेल्थ डाटाबेस, ठीक है। हेल्थ डाटाबेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंस्पायर्ड हुआ है यूके के बायो बैंक से, बायो प्लस बैंक, ठीक है, बायो प्लस बैंक। क्या करेंगे यहाँ पे? कलेक्ट करेंगे। किस चीज़ को कलेक्ट करेंगे? जीनोमिक डाटा, ठीक है, जीनोमिक डाटा, क्लिनिकल डाटा फ्रॉम 10,000 इंडिविजुअल्स नेशन वाइड, ठीक है। इसका एम क्या है? इनेबल करना अर्ली डायग्नोसिस, बेटर थेरेपेटिक टारगेटिंग और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स, ठीक है। जीनोम डाटा इकट्ठा करेंगे 10,000 इंडिविजुअल का, ताकि जो भारत के अंदर कम्प्लेक्स डिसीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन सब का हम एक डाटा बना सकें, ठीक है। और उसका काम क्या रहेगा? उसका काम रहेगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें या फिर उनका डायग्नोज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, वो और आसान हो सके, ठीक है, वो और आसान हो सके। एक्सपेक्टेड टू बूस्ट प्रिसीजन मेडिसिन इन इंडिया, प्रिसीजन मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है। ये हमने जाना, प्रपोज़ किया है अभी नेशनल बायो बैंक एंड लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डाटा। लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डाटा समझने में कोई मुश्किल नहीं है। ये अगर इंडिया है ऐसा, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डाटा इकट्ठा करेंगे ना, कौन से लॉन्गिट्यूड पे कौन कौन सी पॉपुलेशन रह रही है उनका डाटा इकट्ठा करेंगे। दूसरा नेशनल बायो बैंक बनाएंगे 10,000 लोगों का, ठीक है, उनके जीनोमिक डाटा होगा। किसके लिए? बेटर थेरेपेटिक टारगेटिंग के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ताकि कॉम्प्लेक्स डिसीज़ हैं उनमें रिसर्च हम कर सकें, समझे। अब बात करें, इनका फोकस रहेगा सिकल सेल एनीमिया पे, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पे, लिवर फाइब्रोसिस पे और रेयर डिसऑर्डर्स पे। क्रिस्पर जीन एडिटिंग टूल्स के लिए काम कर रहा है CSIR-IGIB। भारत में भी इसके ट्रायल्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं अच्छे लेवल पे। फ्यूचर इम्पैक्ट है ये इसका, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन करना, इंडियन जीनोमिक रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना और सपोर्ट करना पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को, ड्रग रिकवरी को और क्लिनिकल रिसर्च को, ठीक है। तो ये हमने जाना CSIR-IGIB के लिए। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये बस याद रखना, नेशनल बायो बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक एट CSIR-IGIB दिल्ली, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स के समिट में पहुंच चुके हैं। 17 समिट होगी ये, ठीक है। ब्राज़ील के PM है लूला डा सिल्वा। 17 समिट होगी ब्रिक्स की ये, और प्रधानमंत्री जी रियो दे जनेरियो में पहुंच चुके हैं समिट को अटेंड करने के लिए। 5 कंट्रीज़ की विज़िट पे थे, 5 कंट्रीज़ की विज़िट पे, और लास्ट स्टॉप यही था ब्राज़ील का, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो समिट है उसको अटेंड कर सकें 2025 की 17 समिट को। ब्रिक्स की बात करें तो ये जो ब्रिक्स है इसकी जो टर्म थी ना, पहली बार दी थी गोल्डमैन सैक्स में जिम ओ नील द्वारा, ठीक है। जिम ओ नील ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। गोल्डमैन सैक्स में पहली बार उन्होंने ही दी थी, ठीक है। इन्होंने पहली बार ये जो टर्म थी ओरिजिन की थी। पहले इसको बोला गया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। 2009 में इनकी पहली जो है मीटिंग हुई थी याकिनबर रशिया के अंदर। उससे पहले 2007 में मिले थे UN के अंदर, लेकिन जो पहली फॉर्मल मीटिंग हुई थी वो 2007 में हुई थी याकिनबर रशिया के अंदर, ठीक है। और 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर लिया गया था, तब जाके बना था ये ब्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने ब्रिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन जाना। पढ़ते हैं बारे में। ब्रिक्स की वही एक्रोनिम क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, 2009 तक यही थे, और रशिया के अंदर इनकी पहली फॉर्मल मीटिंग हुई थी, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव वही है, अपना पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना और डेवलपमेंट को बढ़ाना। देखो मैं बताता हूँ अभी आपको ब्रिक्स के बारे में ना बहुत सारे आर्टिकल्स अभी छपेंगे। मेरा ये टारगेट है कि आपको ना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ उन टारगेट्स को एक्सप्लेन करने से पहले, डिलीवर करने से पहले, ताकि आपको अच्छे से ना एक बेस बन जाए, एक अच्छे से समझ में आ जाए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएं कि इस टाइम पे हम जो अगले टॉपिक से जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वही है, पीस प्रमोट करना, सिक्योरिटी डेवलपमेंट बनाना इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में, और रिफॉर्म करना ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया। अभी आईएमएफ ने लोन दे दिया पाकिस्तान को, और इंडिया ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया था उनकी गवर्नेंस पे कि जो पाकिस्तान है वो यूज़ करता है इन फंड्स को टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, आप उनको क्यों फंड दे रहे हैं। $3 बिलियन का फंड दे दिया उनको, और वो भी वॉर के टाइम पे, जब हमारा उनके ऑपरेशन सिंदूर हमारा उस टाइम पे स्टार्ट हो रखा था। तो ये गलत बात है। तो इन्हीं गवर्नेंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की जो गवर्नेंस है ना, उनको रिफॉर्म करने की बात करते हैं ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, ग्रुपिंग्स में। तो वर्ल्ड बैंक ये, ताकि जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ हैं उनको हम रिफ्लेक्ट कर सकें। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो ये ब्रिक्स नेशंस हैं, 5 देश जो हैं, ये 26% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एक कंट्रीब्यूट करते हैं और 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे जो और जुड़े हुए नेशंस हैं इसके अंदर। नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, वो 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। शंघाई उसका हेडक्वार्टर है। उसका काम है फाइनेंस करना इंफ्रास्ट्रक्चर को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। किन में? ब्रिक्स में और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर। और भी कोई किसी को भी लोन दे सकते हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB, ये ना AIB या AIIB, इन बैंक से कन्फ्यूज़ नहीं करना। NDB है ब्रिक्स का, NDB। एन से नरेंद्र मोदी से याद रखना बस आप, N। ठीक है, ब्रिक्स। तो फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे KV कामत। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है अपना ब्रिक्स का। ये क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट है। कितनी रुपीज़ की? 100 बिलियन। बहुत हो जाता है अपने आप में, $100 बिलियन बहुत हो जाता है अपने आप में। जाके जो मेंबर्स हैं, अगर उनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर आ जाता है बाय चांस, तो ये जो है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट $100 बिलियन का जो लोन है, ये सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म फैसिलिटी, लिक्विड फैसिलिटी, वो प्रोवाइड करा जा सके। अगर आपसे पूछ ली जाए कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, IMF का है, या फिर ब्रिक्स का है, या फिर G7 का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रिक्स का है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इस तरीक़ा से बनते हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, एनुअल समिट की बात करें तो इंडिया ने 2001 में इसकी जो एनुअल समिट इसको होस्ट किया था, और रोटेशनल बेसिस पे होती है। इस बार अपना ब्राज़ील के पास है। ठीक है, एक्सपेंशन की बात करते हैं। 2024 में एक्सपेंशन हुआ था इसका 1 जनवरी 2024 को। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE ये फुल मेंबर बन गए थे ब्रिक्स के, और ब्रिक्स को जो है 5 से ये 9 हो गए थे। ठीक है, 4 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो गई थी, तो 9 मेंबर्स इसमें इंक्लूड हो गए थे। 6 जनवरी 2025 की बात करें तो जो इंडोनेशिया कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, वो 10वां ब्रिक मेंबर बन गई थी। तो इससे जो मेंबर्स की, जो ब्रिक्स की जो मेंबर्स थे वो 10 हो गए थे इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद 2025 में। सऊदी अरेबिया का जो है भी स्टिल पेंडिंग है, इनवाइट किया है उसको हालांकि, लेकिन जो सऊदी अभी भी पहुंचे हुए हैं वो, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है उसको फॉर्मलाइज करना हुआ है, अभी मेंबरशिप बाकी है, अभी तक किया नहीं है। ठीक है, फिर एक पार्टनर कंट्री करके क्रिएट किया गया था एक छोटा सा ग्रुप अक्टूबर 2024 में कज़ान के अंदर। ठीक है, पार्टनर कैटेगरी एक बन के इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें इनिशियल जो इन्विटीज़ थे वो थे बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। तो आप समझ सकते हो जितने भी इकोनॉमिक कंट्री, जो इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, या फिर जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, वही सब कंट्रीज़ तो हैं ये। तो भारत जो है ना, वो ग्लोबल साउथ की बात करता है या ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करता है, तो उसको बातों में नहीं करता, उसको ऑन पेपर भी करता है। तभी तो ब्रिक्स के जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ग्रुपिंग्स हैं, उनके बड़े हैं ना मेंबर्स। तो आप देख सकते हैं फिर वियतनाम ने ज्वाइन किया 2025 में ब्रिक्स को, मेकिंग ब्रिक्स पॉजिटिव प्लस एज अ कलेक्टिव ऑफ 20 मेंबर्स। ठीक है, अभी की बात करें अगर डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक वेट की बात करें तो ब्रिक्स 56% वर्ल्ड का
पॉपुलेशन की बात करता है और 44% ग्लोबल जीडीपी का वेटेज है इस टाइम पे ब्रिक्स का। 17 समिट है ब्राज़ील में, जुलाई 6 से 7 तक चलेगी। एजेंडा वही है, गवर्नेंस, एआई, ट्रेड, और जो सेंट्रल डिस्कशन सब वो रहेंगे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स का, यूएनएफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का। जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने तो लोन दे दिया था $3 बिलियन का पाकिस्तान को वॉर के बीच में। एआई रेगुलेशन की बात की है कि एआई को रेगुलेट किया जाए। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा की बात करता है इंडिया हमेशा। फेयर कंटेंट कंपोजिशन की बात करता है। टैरिफ, अभी जो टैरिफ लगा रखे हैं यूएसए ने, उनको कंडेम करने के लिए भी ये मीटिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप एक अच्छी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ अपनाओ, हम भी एक अच्छी एक्सपोर्ट पॉलिसी अपनाते हैं। तो कंडेम करने के लिए टैरिफ्स को टारगेट किया है यूएस जैसी कंट्रीज़ को। और जो मिडल ईस्ट में टेंशन्स हो रही हैं, ईरान तो खुद मेंबर है ना, ईरान मेंबर है, तो यहाँ पर इन सब बातों पे बहुत अच्छे से बात हो पाएंगी। या फिर और मिडल ईस्ट की जो बात करें कंट्रीज़ की, इज़राइल भी हमारा दोस्त है, एलआई है हमारा, मेंबर तो नहीं है इसका लेकिन एलआई तो है, वहाँ पे उन सब के बारे में बात होगी। तो ग्लोबली इन सबको एजेंडेज़ को उठाया जाएगा और इन सब पे बात की जाएगी। इसीलिए ये जो ग्रुपिंग्स हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है वो उनके बीच में इंटरनल डिवीज़न चल रहा है। कहीं अथॉरिटेरियन रिजीम बढ़ रही हैं, कहीं डेमोक्रेटिक रिजीम्स बढ़ रही हैं, कहीं राइट विंग पॉलिसीज़ पॉलिटिक्स बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा राइट विंग पॉलिटिक्स। तो इन सब के लिए ये एक तरीक़ा से ग्रुपिंग अच्छी हो जाती है कि अच्छा मंच हो जाता है बात करने के लिए ऐसे टाइम पे, ठीक है। इंडिया तो हमेशा साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है और ऐसी जो ग्रुपिंग है वो प्रोवाइड करती है टेस्टिंग ग्राउंड को, किसके लिए, फॉर इवेंचुअल फुल मेंबरशिप के लिए। पार्टनर कंट्री मॉडल है ना ये एक तरीक़ा से कि भाई आप हमारे साथ मिल के आओ, हम सब मिल के ग्लोबल साउथ की बात करते हैं जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और जो ये मोनोपोली चली हुई है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, उसको भी तो एक तरीक़ा से तोड़ने के लिए ये ग्रुपिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, समझे। चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो सोच की बात हो, चाहे वो अपने आइडियाज़ को जनरेट करने की बात हो, चैलेंजिंग वेस्टर्न हेजेमोनी इन ट्रेड, फाइनेंस एंड गवर्नेंस, ठीक है। और ब्रिक्स की जो इंटेंट है वो क्लियर है, सेंट्रल पिलर बनना ग्लोबल साउथ का, ठीक है। चैलेंज हैं कुछ, जैसे कि डाइवर्जिंग प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि अभी मना कर दिया अर्जेंटीना ने कि हम पार्टनर बनेंगे। इंटरनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि ईरान का हो गया। मल्टीपोलैरिटी, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे जो ग्रुपिंग्स हैं ना उनसे मल्टीपोलैरिटी बढ़ती है। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, जैसे पहले था एक टाइम पे रशिया था, यूएसएसआर, फिर यूएसए हो गया, पहले ये दोनों थे, फिर सिर्फ यूएसए रह गया। तो यूनिपोलैरिटी गलत है। एक स्टेट की अगर डोमिनेंस चलती रहेगी तो बाकी स्टेट्स क्या करेंगे ना, बाकी कंट्रीज़। तो मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, डी डॉलराइजेशन होनी चाहिए और रिफॉर्म्स होना चाहिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। और इंडिया तो लीडरशिप करता है हमेशा साउथ साउथ कोऑपरेशन की अगर बात करें तो। वासुदेव कुटुंबकम हमारी नीति है हमेशा से। तो ये हमने ना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जाना मैंने ब्रिक्स के बारे में आपको बताया, क्योंकि आने वाले जो आर्टिकल्स हैं हम उनके बारे में ना बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सीन रिवर पेरिस के बारे में हमने जाना, ठीक है, पेरिस के बारे में जाना। डोनाल्ड जॉनसन एस्टेरॉयड के बारे में हमने जाना, जुपिटर के पास है ये। लूसी मिशन ने अपने इसकी इमेज कैप्चर की है पहली बार। ये रिवर रिवाइवल हुआ है डीएम नेहा शर्मा जी द्वारा गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं। सीएम फार्म मेघालय की स्कीम है फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने के लिए और हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ब्रिक्स समिट, अभी 17th ब्रिक्स समिट ब्राज़ील के अंदर हुई है स्टार्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल जो ग्लोबल टेंशन चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे, उन सबको एक मंच मिल जाता है, ठीक है, एक मंच मिल जाता है इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, चाहे वो यूएस के टैरिफ्स हो, मिडल ईस्ट के टेंशन्स हो, या और जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, या साउथ साउथ कोऑपरेशन हो। केरला की हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की कि कैसे एक एनजीओ ने सिर्फ आईएमआर को इतना डिक्रीज कर दिया। इंडिया स्टोरी ऑफ ब्रिजिंग इनइक्वलिटी हमने बात की कि कैसे इंडिया हाई इनकम कंट्रीज से भी ऊपर पहुँच चुका है अपनी इनइक्वलिटी को कम करने के लिए। नेशनल बायो बैंक की बात की हमने, CSIR IGIB द्वारा प्रपोज किया गया है इसको डाटा बैंक बनाने के लिए। किस चीज़ का, इंडियन जीनोम्स का, ठीक है। वर्ल्ड जूनोस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है, जूनोटिक डिजीज़ का हमने बात की बारे में। और UAE भी गोल्डन वीज़ा अपना लेकर आ रहा है इंडियंस के लिए और बांग्लादेशीज़ के लिए, ठीक है। तो आज का यहीं तक था टॉपिक सारे, और आप अच्छे से यहीं से ही रिवीजन कीजिए और
मिलते हैं अगले आर्टिकल में। और बहुत अच्छे से समझाया हमने, आगे भी ऐसे ही आपके साथ कोऑपरेशन से मिलकर पढ़ाते रहेंगे और सीखते रहेंगे चीज़ों को और आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में 8 जुलाई 2025 को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।